हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सोशल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। तो आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल थर्ड, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि आज का टॉपिक है मेगा सिटीज एंड स्मार्ट सिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग किसे कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द बेसिक सिस्टम एंड सर्विसेज दैट ए कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन नीड इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली। मतलब कि किसी भी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, कोई भी फिजिकल फीचर्स की ज़रूरत है हमें, तो उन सबको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड करते हैं। फॉर ए होल नेशन इट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल सिस्टम सच एज रोड, रेलवे नेटवर्क, यूटिलिटी, सीवेज, वाटर, टेलीफोन लाइन्स, सेल टावर्स, एयर कंट्रोल टावर्स, ब्रिजेज, प्लस सर्विसेज इंक्लूड लॉ इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी सर्विसेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन। तो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक पूरे होल नेशन को जो प्रोवाइड किया जाता है, जो सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर की जाती है, तो उसके अंतर्गत जो भी आपके स्ट्रक्चर्स आते हैं, जो भी फैसिलिटीज़ आती है, वो सारी चीज़ें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होंगी। तो दीज इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम विच रिक्वायर्स लार्ज इनिशियल इन्वेस्टमेंट आर इसेंशियली फॉर इनेबलिंग प्रोडक्टिविटी इन इकोनॉमी। मोस्ट प्रोजेक्ट्स आर आइदर कम्प्लीटली फंडेड बाय द गवर्नमेंट और हेविली सब्सिडाइज्ड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम जो है, जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फंड मतलब इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फिर उस तरह के स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इतना सारा फंड आपको देना पड़ेगा। तो वो एक पर्सन एक प्राइवेट कंपनी दे नहीं सकती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये पूरा जो है गवर्नमेंट ही पूरी फंड करती है। तो जिसकी वजह से सब जो पूरा सिस्टम है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा एक कंट्री है, वो रन कर पाता है इजीली। तो फिर इसका जो है वो एक कंपनी, मतलब एक गवर्नमेंट फंड करेगी, या फिर कोई कंपनी अगर फंड कर रही है, कंस्ट्रक्ट कर रही है कोई भी पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो उसको मतलब कि वो सब्सिडाइज कर सकती है गवर्नमेंट। तो अकॉर्डिंग टू फाइनेंस रूल, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए टर्म दैट इंजीनियर, अर्बन एंड कंट्री प्लानर and policy makers use to describe the essential facilities, services and organizational structure for all city and communities। तो फाइनेंस रूल के अकॉर्डिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एक टर्म है इंजीनियर्स, अर्बन और कंट्री प्लानर्स के लिए, जो कि इसेंशियल फीचर्स, सर्विसेज या ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर पाएँ सिटीज़ में। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ड है उसको हम लोग तोड़ते हैं, तो इसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा का मतलब होता है बिलो, या मतलब इन्फीरियर। तो इन्फीरियर स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं, कंसिडर करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। एक्चुअली तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर स्ट्रक्चर्स। मतलब कि जो बेसिक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अलावा जो है, बिल्डिंग के बिलो जो है, अंडरग्राउंड में जो आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे नेचुरल गैसेस हो गए, आपके इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो केबल हो गया, या फिर टेलीफोन केबल हो गया, वाटर सप्लाई सिस्टम हो गया, या फिर सीवेज सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें अंडरग्राउंड होती है। तो बेसिकली इसको कहने के लिए कहा गया कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़रूरी नहीं है कि बिलो द ग्राउंड ही आपके जो स्ट्रक्चर्स होंगे उसको कंसिडर करेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं, मतलब कि रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, बसेस, पोर्ट, एनर्जी के लिए, पावर सप्लाई के लिए जो भी आपका टावर्स लगेंगे, यूटिलिटी के लिए जो भी चाहिए, एजुकेशन के लिए जो भी स्कूल, यूनिवर्सिटी, हेल्थ केयर के लिए चाहिए, जो सोशल एक्टिविटीज़ के लिए जो भी आपको स्ट्रक्चर्स चाहिए, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या इंक्लूड होगा। अगर पूरा एक लिस्ट देखें तो रोड, रेलवे, टनल सिस्टम, ब्रिजेज सिस्टम है। मास ट्रांजिट सिस्टम, मतलब कि कोई भी सिटी में जो कंजेशन है, ट्रैफिक जाम है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया था, तो उनको बोलते हैं मास ट्रांजिट सिस्टम। तो मेट्रोज हैं, या फिर आपके मोनोरेल, मेट्रो रेल, या फिर बस सेवा जो होती है, ये सारी मास ट्रांजिट सिस्टम में आती है। ये सारी सिस्टम भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। एनर्जी जनरेटिंग फैसिलिटी इंक्लूडिंग पावर स्टेशन, विंड फार्म्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, नेशनल पावर ग्रिड, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, टेलीफोन केबल, रिजर्वर डैम, पंपिंग स्टेशन, ये पेट्रोल पंप हो गया, पोर्ट, एयरपोर्ट, वाटरवेज, कैनाल, हरिकेन बैरियर। कुछ मतलब कंट्रीज है जो कि हरिकेन से बचने के लिए बैरियर भी बनाते हैं, तो वो भी आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, पर्सनल हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम जो भी है, पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी।
पुलिस, प्रिजन ये भी आएंगे, और वेस्ट रिमूवल एंड सैनिटेशन फैसिलिटी जो भी आती है वो किसी सिटी में, वो सारी चीज़ें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इंक्लूड की जाती है। अब बात कर लेते हैं मेगा सिटीज़ की। तो एक मेगा सिटी इज़ ए वेरी लार्ज सिटी मेट्रोपॉलिटन एरिया टिपिकली विथ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 मिलियन पीपल। मतलब कि 10 मिलियन पीपल हैं, जो बोल सकते हैं हम लोग कि 1 करोड़ पीपल से ज़्यादा आपकी आबादी है किसी भी सिटीज़ की, तो उसको बोलते हैं हम लोग मेगा सिटी। ए मेगा सिटी कैन बी ए सिंगल मेट्रोपॉलिटन एरिया और 2 और मोर मेट्रोपॉलिटन एरिया दैट कन्वर्ज ड्यू टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो एक सिटी हो या फिर 2 सिटी हो जो कि बहुत आसपास हो और दोनों मिलकर एक बड़ा रीजन बना लेता है, और वो पूरा जो रीजन है जो आपका वो 1 करोड़ से ज़्यादा उसकी आबादी हो जाती है, तो उसको बोलेंगे हम मेगा सिटी। ठीक है, तो इस मेगा सिटी में जो है लगभग 2017 तक 47 मेगा सिटी एग्जिस्टेंस में है पूरे वर्ल्ड में। तो जिसमें से मोस्ट ऑफ जो है अर्बन जो एग्लोमेरेशन है, मतलब कि जो जमाव है, वो आपके चाइना में है और मतलब अदर कंट्री ऑफ एशियाज़ में है। तो द लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया है जो कि है सबसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, वो है टोक्यो, शंघाई, जकार्ता, ईच हैविंग ओवर 30 मिलियन इनहेबिटेंट, जिसमें 30 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं, मतलब टोक्यो, शंघाई, जकार्ता जैसे जगहों पर। चाइना में अकेले 15 मेगा सिटीज़ है, जबकि इंडिया में सिर्फ 5 है। जापान में 3 है और अदर कंट्रीज़ में मतलब डिफरेंट मेगा सिटीज़ है, जैसे यूएस, ब्राज़ील, पाकिस्तान, ईच विथ 2, सब में दो मेगा सिटीज़ है। अफ्रीकन मेगा सिटीज़ आर ऑल्सो प्रेजेंट इन नाइजीरिया, इजिप्ट एंड DRC। तो इन सारे देशों में भी मेगा सिटीज़ अवेलेबल है। तो इंडिया की बात कर लीजिए तो इंडिया में हम लोग के पास जो मेन सिटीज़ हैं, जैसे हो गया आपके जो 4 मेगा सिटीज़ है, जिसको हम लोग बोलते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और उसके बाद जो 5वां है वो है बेंगलोर। ठीक है, जिसकी जो आबादी है वो 10 मिलियन पीपल से ज़्यादा है। पर अब धीरे धीरे अब पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से बहुत सारे ऐसे भी अब मतलब सिटीज़ हैं जो कि वो भी मेगा सिटीज़ बनने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं मेगा सिटीज़ में। तो फर्स्ट है स्लम। द प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन dwellers living in slum or informal settlement decreased from 47 to 37% in development world between 1990 to 2005। तो अब देखा गया है कि अब अर्बन जो लोग रहते हैं वो स्लम में रहते हैं, मतलब कि इनफॉर्मल सेटलमेंट होता है, मतलब फॉर्मल सेटलमेंट नहीं है। वहाँ पे लोग जो रहने आए हैं वो पहले से कुछ उनकी मतलब ज़मीन है, उनकी मतलब पूरा लीगल चीज़ नहीं है, वो बस जस्ट सेटलमेंट हो जाते हैं। तो वो भी देखा गया कि वो धीरे धीरे कम हुई है, पर अभी भी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो है स्लम में रहने वालों की जो नंबर्स है वो बढ़ रही हैं। अब मेजॉरिटी जो है वो लोकेटेड होते हैं इनफॉर्मल सेटलमेंट के रूप में, और उसमें बहुत सारी मतलब कि प्रॉब्लम होती है उस तरह की लोकेलिटीज़ में। मतलब कि कोई मेगा सिटी है, उसके आसपास जो खाली जगह हैं वहाँ पे लोग छोटे छोटे मतलब टेंट बनाकर या फिर छोटे छोटे इस तरह से सेट बनाकर वो वहाँ पे रहते हैं, तो वो सब स्लम का पार्ट आता है। तो उसमें जो है कि आपको क्वालिटी हाउसिंग नहीं मिलेगी, सैनिटेशन नहीं मिलेगी, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, वाटर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, और ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता है। मतलब कि इसका कुछ एड्रेस भी नहीं होता कि आपको कुछ मतलब कम्युनिकेशन करना है तो कैसे करेंगे आपको। तो द इंक्रीज इन इनफॉर्मल सेटलमेंट पॉपुलेशन हैज़ बीन कॉज्ड बाय मैसिव माइग्रेशन both internal and transitional into cities. These issues raise problems in political, social, and economical areas. People who live in slum or informal settlement often have minimum or no access to education, healthcare, and urban economy. तो देखा गया है कि ये जो सेटलमेंट हो जाती है कहीं पे किसी भी खाली एरिया पे, रीजन पे बहुत सारे लोग आके जाके मतलब रहने लगते हैं इनफॉर्मली। तो उनका मेन रीज़न है आपका माइग्रेशन। तो मतलब माइग्रेशन हो सकता है कि वो किसी और लोकेशन से आ रहे हो अपने मतलब रोज़गार के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर वो आसपास के रीजन के भी हो सकते हैं माइग्रेशन। तो इसमें देखा गया है कि उनका जो रोल है पूरा सिटी में एज ए मतलब सिटीजन इकोनॉमिक में एक्टिविटी में बहुत कम होता है, और उनके पास ना सही से एजुकेशन होता है, ना हेल्थ केयर होता है, और ना ही कुछ फैसिलिटी होती है जो कि आपकी सिटी की तरफ से दी जाती है सिटीजन को। अब बात करें कि क्राइम की, तो
ये जो लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ पीपल होता है तो उसमें बहुत सारे लोग एजुकेशन नहीं मिलने के कारण या फिर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं होने की वजह से क्राइम में भी मतलब वो पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इन्वॉल्व होते हैं। तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ पे है, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे भी देखा गया है कि इस तरह के क्राइम रेट भी ज़्यादा है। तो ये सब जो आप मेगा सिटीज देखते हैं, जैसे अगर दिल्ली, कायरो, ये जेनेरियो, लेगोस, इस तरह के जहाँ पे ये इनफॉर्मल सेटलमेंट है, वहाँ पे आपके क्राइम रेट ज़्यादा है। नेक्स्ट है होमलेसनेस। तो मेगा सिटीज ऑफन हैव सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ होमलेस people. They usually spend night under the bridge, on the street, or both footpath, due to which they become the victim of road accident and death due to the extreme cold. तो ये अपनों ने बहुत सुना भी होगा कि बहुत लोग मतलब कि फुटपाथ पे रहते हैं या फिर ब्रिज के नीचे रहते हैं। तो ये बहुत सारे बेघर लोग भी होते हैं मेगा सिटीज में। ये भी बहुत बड़ा इशू है मेगा सिटीज का। तो इसकी वजह से वो लोग रोड एक्सीडेंट के विक्टिम बन जाते हैं या फिर एक्सट्रीम कोल्ड के विक्टिम बन जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रैफिक कंजेशन। ट्रैफिक कंजेशन is a condition of on road network that occurs on as use increases and is characterized by slower speed, longer trip times, increased population and increased vehicle queuing। तो ठीक है, तो ट्रैफिक कंडीशन को समझना है तो रोड पे अगर आप जो डिज़ाइन की गई है वो हाई स्पीड के लिए, फिर भी आपके पास जो आप ट्रैफिक जाम की वजह से या बहुत सारे डिफरेंट रीजन की वजह से आपके व्हीकल है उसका आप हाई स्पीड से मूव कर नहीं पा रहे हैं। आपको कहीं एक लोकेशन दूसरे लोकेशन जाने पे आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रैफिक कंजेशन। ट्रैफिक कंजेशन जो है वो बढ़ रहा है मेगा सिटीज़ में, और जिसकी वजह से जो है कहीं से मतलब एक लोकेशन दूसरे लोकेशन को जाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत सारा मतलब क्यूइंग होती है, मतलब वो कतार लगा रहता है लाइन मतलब व्हीकल्स का। तो इस तरह की सिचुएशन बहुत ज़्यादा आ रही है मेगा सिटीज़ में, जो कि इसकी वजह से हायर फ्यूल कंजप्शन होता है, लोगों का टाइम किल होता है और पॉल्यूशन भी इस वजह से बढ़ता है। नेक्स्ट बात अर्बन स्प्रॉल। तो ये भी एक मेजर इशू है किसी भी सिटी का, क्योंकि जो सिटी है उस पर सिटी जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, क्योंकि सिटी में बहुत सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती रहती है। तो जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होते हैं। तो लोग चाहते हैं कि सिटी के आसपास रहना। तो सिटी के आसपास रहना, सिटी में रहने के लिए, तो सिटी में अगर स्पेस नहीं है तो वो सिटी के बाहर रहते हैं। तो धीरे धीरे ये होता है कि वो जो सिटी है वो फैलती जाती है। तो जो अर्बन एरिया है उसके जो बियॉन्ड है, जो बाहर जो सब अर्ब एरिया है, वो अब धीरे धीरे जो लो डेंसिटी से वो उसमें डेंसिटी बढ़ती जाती है, और धीरे धीरे वो जो है वो इतना बड़ा लार्ज एरिया होता है। और अगर सही से उसमें मैनेज नहीं किया जाए तो वो एक तरह से स्लम एरिया बन सकता है या फिर बहुत ही कंजस्टेड एरिया हो सकता है। और इसके अलावा जो है जो सब अर्ब में जो लोग रहते हैं उनके पास जो सिटी की जो फैसिलिटी है वो नहीं पहुंच पाती है। मतलब सिटी के जो भी पुलिस सिस्टम है, फायर ब्रिगेड है या फिर वाटर सप्लाई है, वो सब एडिक्वेट होती नहीं है, और ना ही प्रॉपर वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबल होता है। तो उनको अपने लिए अपने कामों के लिए वहाँ पे मतलब पर्सनल व्हीकल्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो इस तरह के इश्यूज है अर्बन स्प्रॉल होने में। नेक्स्ट इशू है जेंट्रिफिकेशन। जेंट्रिफिकेशन एक डिफरेंट टर्म है, और ये मतलब कि बहुत जगहों पर देखा जाता है। मतलब कि इस टर्म को समझा जा सकता है कि ये सोशल कल्चरल चेंजेस को से रिलेटेड है। मतलब कि किसी भी जो अर्बन एरिया है उसके आगे जो अर्बन एरिया के मतलब सिटी एरिया के बाहर का जो एरिया है, वहाँ पे जो लोकल लोग रहते थे, लोकल जो वहाँ पे कम्युनिटी रहती है, अगर वो लो इनकम ग्रुप है, वहाँ पे जो है प्रॉपर्टी है वो बहुत सस्ती है, चीप है। तो वहाँ पे होता ये है कि जो वेल्दियर पीपल होते हैं वो सिटी में रहने के लिए वो बाहर के जो एरिया है उसको खरीदने स्टार्ट कर देते हैं, और ख़रीदने के बाद उतना एरिया वो डेवलप हो जाता है कि वहाँ की जो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कॉस्ट भी वहाँ पे हाई हो जाती है। तो वहाँ पे कॉस्ट हाई होने की वजह से वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनको रहने में प्रॉब्लम आने लगती है। तो उनको यहाँ से माइग्रेट करना पड़ता है। तो इसको इस तरह के इशू को हम लोग बोलते हैं जेंट्रिफिकेशन। तो आपने देखा होगा कि मतलब कि अगर दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली के आसपास का जो रीजन है उसको बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन है तो वहाँ पे नेशनल कैपिटल रीजन के आसपास के जो विलेज एरिया थे अब वो धीरे धीरे वो मतलब कि सिटी में ही आने लगे हैं, और वहाँ पे डेवलपमेंट इतना तेज़ी फास्ट किया गया है कि अब वहाँ से जस्ट वहाँ पे नया
एक सिटी बना दी गई जिसको नोएडा बोलते हैं, फिर ग्रेटर नोएडा बन गई है। ग्रेटर नोएडा के बनने के बाद तो अब वहाँ पे आगे की तरफ यीडा बनने वाली, यीडा सिटी, यमुना एक्सप्रेस वे के आसपास। तो धीरे धीरे ये फैलते जा रही है और फैलते जा रही है। तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको, कुछ लोकल लोग तो मतलब अगर अपनी प्रॉपर्टी सेल करके तो वो ज़्यादा इनकम कर ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ से हटना पड़ रहा है या फिर वहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग एयर पोल्यूशन की। तो ये बहुत बड़ा इशू है जिसको कि ये सिटी, मेगा सिटी की तो मतलब कॉमन इशू है, जिसमें मतलब है आती है कि मतलब स्मॉग जो रिलीज होती है किसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से या फिर व्हीकल के से व्हीकल इमिशन होती है, तो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा गैसेस निकलती है जो पूरे सिटी को पोल्यूट कर सकती है। और सनलाइट की वजह से ये जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा ही खतरनाक हो जाती है। तो आपने सुना ही होगा कि दिल्ली में कितना कितना ये पोल्यूशन बढ़ता गया है, और वो अक्सर कुछ ना कुछ करना पड़ता है वहाँ पे, ऑर्डिनल लागू करना हुआ या फिर किसी तरह की एक्टिविटी को बंद करना हुआ। तो इस तरह की मतलब इशूज़ आते हैं और इस तरह के डिफरेंट टाइप के मतलब एक्सट्रीम स्टेप लेने पड़ते हैं। तो चाइना में इस तरह की जो एक्टिविटी होने की वजह से, जो एयर पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाने की वजह से, उस समय तो वहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया है कि जिसमें रेड अलर्ट घोषित किया गया है कि रेड अलर्ट अनाउंस करने के बाद कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इससे होती है कि पूरा जो मेगा सिटीज़ की जो है इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी अफेक्टेड होती है। अब बात कर ले एनर्जी एंड मटेरियल रिसोर्सेज की। तो मेगा सिटी के साथ ये इशू है कि हमारे पास मेगा सिटी में इतना पॉपुलेशन है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उसको प्रॉपरली हमें शेयर करना है सारे लोगों में। तो प्रॉपरली शेयर और मैनेज करना होता है। तो मैनेज करने के लिए, शेयर करने के लिए आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी आपके पास जो डिमांड है बहुत ज़्यादा हाई है, सप्लाई मतलब वो लिमिटेड है, तो उससे आपको मैनेज करना पड़ता है कि कहीं पे वेस्टेज ना हो या फिर लोगों को मतलब कोई ज़्यादा एक्सेस बिना मतलब के यूज ना कर रहे हों। तो इस तरह से तो फिर इसकी वजह से देखने में मिलता है कि जो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन है या फिर किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जो बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रही है, ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सही है या नहीं, एनर्जी यूज सही है या नहीं, वाटर कंजम्पशन किस तरह का है, वेस्ट जनरेशन कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, स्टील प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो सारी जो फैसिलिटीज़ है वो प्रॉपर लोगों तक पहुँच रही है नहीं, इसको मैनेज करना बहुत बड़ा इशू है मेगा सिटी की। अब बात कर लेते हैं स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी को हम समझ सकते हैं कि मेगा सिटी का एक सोल्यूशन है। मतलब मेगा सिटी में जितने सारे भी इश्यूज़ है उसको सॉल्व करने के लिए ही स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया है कि हम लोग को किस तरह से हम लोग इतने बड़े पॉपुलेशन को, पूरे इकोनॉमिकल एक्टिविटी को स्मार्टली हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो वैसे हम लोग स्मार्ट सिटी के पास कोई फॉर्मल या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है पीपल टू पीपल। तो कॉन्सेप्ट जो है स्मार्ट सिटी का कि वो भी वेरी करता है सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री, डिपेंड करता है कि कितना डेवलपमेंट हो चुका है उस सिटी का, और कितने लोग जो है वहाँ पर रहने वाले लोग हैं जो वहाँ पर चाहते हैं बदलाव, वो उनका कितना मतलब विलिंगनेस है, कितनी इच्छा है कि वो चेंज करना चाहते हैं पूरे सिस्टम को। तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको स्मार्ट सिटी है या नहीं, या फिर किसको आप स्मार्ट सिटी कहना चाहते हैं। तो इंडिया के मायने में जो है स्मार्ट सिटी जो है वो डिपेंड करता है कि आपका क्या, आपका लेवल ऑफ एस्पिरेशन है, कितनी आपकी इच्छा है, कि कितना आप चीज़ को समझते हैं कि आपका सिटी है वो स्मार्ट बन चुका है। मतलब कि अगर बात की ली जाए कि कोई एक सिटी है, मेगा सिटी है जिसमें बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो सही हो जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही से काम करे, जहाँ पे वेस्टेज हो रही है तो वेस्टेज को मैनेजमेंट का सिस्टम हो। तो अगर वेस्टेज मैनेजमेंट सिस्टम हो गया तो आपका ट्रांसपोर्टेशन सही हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि हमारा सिटी स्मार्ट हो गया। मतलब उस आपका स्पेशन उतना ही तक था। लेकिन अगर कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारे पास अब ऐसा सिस्टम हो जाए कि तुरंत आप कॉल करें, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाए, तुरंत आप कहीं पे कुछ इशू देखें तो आप मोबाइल से मतलब इंटरनेट के थ्रू आप कंप्लेन कर सकें। तो इस तरह का आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और डिफरेंट लोकेशंस पे आपको फ्री वाईफाई मिले, इस तरह की स्मार्टनेस आपके सारे सिस्टम में चाहते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना स्मार्ट बना सकते हैं। तो एक फिक्स नहीं है कि आपका जो सिटी है अभी स्मार्ट बन गई है या फिर बाद में, भी तो एक प्रोसेस है, वो धीरे चलती रहती है।
तो ये लॉन्ग टर्म गोल होता है सिटी का कि आपको किस लेयर का स्मार्टनेस चाहिए आपके सिटी में। तो इन अप्रोच ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट सिटी that provide core infrastructure and give a decent quality of life to its citizen and clean sustainable environment and application of a smart solution। तो जो बेसिक हम लोग स्मार्ट सिटी जो मिशन हम लोग के इंडिया में स्टार्ट किया गया है उसका बेसिक पर्पस है कि हम लोग एक सिटीजन को डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकें। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा आप उसको लग्जरियस लाइफ देंगे, एक सिंपल लाइफ मिल सके एक सिटीजन कॉमन सिटीजन को, जो कि क्लीन हो, सस्टेनेबल हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो और उसमें साथ में आप लोग स्मार्ट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें, स्मार्ट सोल्यूशन का इस्तेमाल करें, अप्लाई करें। मतलब कि कुछ भी जो रिसोर्सेज हैं उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए ताकि कहीं पे भी इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम ना हो। स्मार्टली हम लोग को मैनेज करना है सारे जो है रिसोर्सेज हैं। तो फोकस जो है मेनली है सस्टेनेबल या फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, मतलब सब तरह के डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा डेवलपमेंट ना हो जिसकी वजह से आपको बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग को जो सिटी है उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये एक तरह से मॉडल बना सके, एक तरह का सिस्टम बना सके कि जो अदर सिटीज़ को वो इंस्पायर कर सके। ठीक है, तो it is mean to set example that can be replicated both within and outside the smart city, catalyzing the creation of a similar smart city in various region and part of country। इसका मकसद भी यही है कि हम लोग अगर कोई भी मतलब पूरे कंट्री में कुछ सेलेक्टेड सिटीज़ को ही स्मार्ट बनाया जा रहा है, तो पर्पस ये है कि जो सिटी जो स्मार्ट बन रही है उसको देख के बाकी सब जो आसपास की सिटीज़ है वो इंस्पायर हो और वो भी उस तरह की एक्टिविटी लागू करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स में कि जो स्मार्ट सिटी में होने चाहिए। तो स्मार्ट सिटी में क्या क्या होना चाहिए, वो है एडिक्वेट वाटर सप्लाई, मतलब कि वाटर सप्लाई है वो एडिक्वेट होना चाहिए, ज़्यादा ना कम। एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना चाहिए। सैनिटेशन होना चाहिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ, मतलब कि जो भी वेस्ट वाटर है या फिर वेस्ट क्रिएट हो रहा है उसको प्रॉपर्ली स्मार्टली मैनेज किया जा सके। एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो आपको किसी लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाना है तो आपके पास पूरा सेट ऑफ नेटवर्क होना चाहिए कि वहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपको कितना दूर पैदल चलना पड़ेगा, कितना दूर आप ऑटो रिक्शा ले सकते हैं, कितना दूर आपको बस मिलेगी, कहाँ पे आपको मेट्रो मिलेगी, सारी चीज़ें फिक्स होना चाहिए ताकि आपको किसी तरह का इशू ना हो, किसी भी सिटीजन को इशू ना हो। अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेशली फॉर द पुअर, मतलब कि जितने लोगों के पास इनकम है उनकी इनकम के अकॉर्डिंग ही उनके पास हाउसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए वहाँ पे। रोबस्ट आईटी कनेक्टिविटी एंड डिजिटलाइजेशन, तो हर जगह आईटी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कुछ भी अगर कहीं पे इशू हो रहा है वो तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि अगर आप किसी रोड में जा रहे हैं, रोड में कुछ इशू है तो आप अपना मतलब रूट चेंज कर दें। इस तरह की आईटी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। किस तरह की मतलब इशूज़ है तो वो आपको इन्फॉर्मेशन तो टाइम टू टाइम मिलते रहें। नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस, स्पेशली ई गवर्नेंस एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन, मतलब कि जो गवर्नेंस है, जो भी मतलब गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो आपके पास इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपकी भी पार्टिसिपेशन रहे इसमें कि आप कुछ भी इशू है तो आप उसको जाकर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को या फिर उसको जो भी आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको आप कंप्लेन कर सकें। सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, तो वहाँ पे भी पोल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटी भी रन करनी चाहिए और वहाँ पे मतलब सस्टेनेबल इन्वायरमेंट का माहौल होना चाहिए और वही मतलब कि ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को मतलब प्रमोट कर सके। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन, पार्टिकुलरली फॉर वुमेन, चिल्ड्रेन एंड द एल्डरली, तो सेफ्टी सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए हर लोकेशंस पे, कहीं पे कुछ तरह का इशू नहीं होना चाहिए, किसी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन के लिए भी सारी फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी का जो मेन मकसद है, जो पर्पस है, वो है इकोनॉमिकल ग्रोथ, जिससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो पीपल का उसको इन्हांस किया जा सके और मतलब कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, स्मार्टनेस का इस्तेमाल करते हुए एरिया बेस्ड डेवलपमेंट किया जा सके ताकि जो एग्जिस्टिंग एरियाज है उसको किस तरह से बेटर किया जा सकता है, जो स्लम है उनको कैसे प्लानिंग की जा सकती है बेहतर, जो भी जिस तरह मतलब
अनऑर्गेनाइज मैनर में जो भी सिटी डेवलप हो गई है उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो नई जो एरियाज है, ग्रीन फील्ड है, जो मतलब कि जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है सिटीज़ के अराउंड, उसको स्मार्टली कैसे उसको डेवलप करने की कोशिश की जाए कि आज नहीं तो कल या फिर फ्यूचर में जो सिटीज़ के आसपास की जो एरिया है उसको डेवलपमेंट होना ही है, उसको पहले से ही उसमें डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू कर दिया जाए, तो जिससे कि बाद में जाके कोई भी इशूज़ ना आए। कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो, इनकम भी इन्हांस हो और सब लोगों को मतलब एडवांटेज मिले इसका। तो कौन कौन सी ऐसे स्मार्ट सोल्यूशन हो सकते हैं जिसको स्मार्ट सिटी में अप्लाई किया जा सकता है, तो वो हम देखते हैं। फर्स्ट है ई गवर्नेंस सिटीजन सर्विसेज, मतलब कि जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास पब्लिक के मतलब पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन हो, ग्रीवेंस रिड्रेसल हो, तो पब्लिक को गवर्नमेंट की जो जो स्कीम है उसके बारे में पता होना चाहिए और जो कुछ भी इश्यूज आ रही है उसको आप शिकायत कर सके, शिकायत निवारण होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी, कुछ भी आपको गवर्नमेंट से भी चाहिए, किसी और चीज़ से चाहिए, तो आपको ईजिली आपको सर्विसेज आपको मिल सके। सिटीजन एंगेजमेंट, कुछ भी गलत देख रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम देख रहे हैं तो उसको आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को आप कंप्लेंट कर सकें। उस तरह का आपका हर सिटी का सिटीजन का एंगेजमेंट होना चाहिए, सिटीजन का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इसमें। सिटीजन जो है वो सिटी के आई एंड ईयर है, सिटी का कितना ग्रोथ हो रहा है, कहाँ पर ग्रोथ प्रॉब्लम आ रही है, उसकी जो है इन्फॉर्मेशन सिटीजन के पास ही होती है, तो वो उस अकॉर्डिंग वो कंप्लेन कर सकता है या अपना सुझाव दे सकता है। वीडियो क्राइम मॉनिटरिंग, तो वो CCTV कैमरा के साथ टाइम टू टाइम मतलब लोकेशन पे होने चाहिए ताकि वो किस तरह की क्राइम हो तो उसको मॉनिटर किया जा सके। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए तो हमारे पास वेस्ट को टू एनर्जी एंड फ्यूल, वेस्ट को एनर्जी और फ्यूल में कम मतलब ये कन्वर्ट किया जा सके। वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करना तो वो भी फैसिलिटी होनी चाहिए। वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने का प्रोसेस होना चाहिए। रिसाइकलिंग एंड रिडक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन वेस्ट भी होनी चाहिए कि किस तरह से जो भी वेस्ट है उसका प्रॉपर हम लोग उसको मैनेजमेंट कर सकें। नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट करने के लिए स्मार्ट मीटर्स लगे होने चाहिए। कहीं पे लीकेज है तो उसका तुरंत आइडेंटिफिकेशन और प्रिवेंशन होना चाहिए। वाटर क्वालिटी का वो भी मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए कि वाटर की क्वालिटी ख़राब तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट है एनर्जी मैनेजमेंट, तो स्मार्ट मीटर एंड मैनेजमेंट होना चाहिए कि कहीं पे भी एनर्जी का वेस्टेज ना हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सके। और जो भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो सब एनर्जी एफिशिएंट हो, ग्रीन बिल्डिंग हो, मतलब कि वहाँ कोई आपके लोकल बिल्डिंग्स बन रही हो, रोड्स बन रही हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके जिससे कि वो इन्वायरमेंट को कोई मतलब पोल्यूशन क्रिएट ना करे। तो उनका सीधा बहुत मतलब है कि आप जो भी मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं या वो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उनका फुटप्रिंट कम से कम होना चाहिए। ठीक है। अर्बन मोबिलिटी, तो स्मार्ट पार्किंग सिस्टम भी होनी चाहिए कि जो मार्केट एरिया में जो ट्रैफिक जाम सकते हैं जो पार्किंग की वजह से, तो उसके लिए भी पार्किंग की जोन बहुत जगह होनी चाहिए। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए ताकि जो है ट्रैफिक का फ्लो प्रॉपर मेंटेन रखा जा सके, जिसकी वजह से कहीं पे जाम ना लगे, जाम की वजह से किसी तरह का पोल्यूशन क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट। इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाना है, तो अगर आप पब्लिक जो अपना प्राइवेट व्हीकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो ट्रांसपोर्ट मोड है वो डिफरेंट हो सकता है। मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाना है तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही व्हीकल से आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जा सकते हैं। कुछ देर हो सकता है पैदल चलना पड़े आपको, कुछ दिन आपको ऑटो लेना पड़े, कुछ दिन के लिए कुछ दूर के लिए आपको बसेस मिल सकती है, कुछ दूर के लिए आपको मेट्रो मिल सकती है। तो ये जो डिफरेंट मोड्स है, मल्टी मोड्स है, उनका प्रॉपर मतलब सिस्टम होना चाहिए ताकि आपको बिना रुके आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जा सके, आपके पास सारी चॉइसेस होनी चाहिए। नेक्स्ट है टेलीमेडिसिन एंड टेली एजुकेशन, तो प्रॉपर आपको जो हेल्थ केयर सिस्टम है अगर वो इंटरनेट पर आ जाए कि किस तरह के मतलब आप जस्ट अपना जो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ इंटरनेट से बुक करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप ऑनलाइन भी आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से, इस तरह की सुविधा होनी चाहिए। इंक्यूबेशन ट्रेड फैसिलिटी सेंटर, तो जो भी मतलब
न्यू कमर्स हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उनको लिए इंक्यूबेशन सेंटर होना चाहिए। ट्रेड कैसे करनी, बिजनेस कैसे करनी है, उसकी सारी फैसिलिटी सेंटर होनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट सेंटर होना चाहिए, ताकि जो भी अनएम्प्लॉयड पीपल हैं उनके स्किल बढ़ाया जा सके और उनको भी एम्प्लॉयमेंट दी जा सके। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट है वो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है, जो अभी के टाइम में जो प्रिवलेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो अगर हो सकता है कि टेक्नोलॉजी बढ़े, टेक्नोलॉजी और इन्हांस हो, तो जो स्मार्ट सिटी का जो डेफिनेशन वो और भी इन्हांस हो जाए, कि आपको जो फैसिलिटी है वो भी इन्हांस हो सकती है। तो बिहार की बात कर ले तो बिहार में 4 सिटीज़ हैं जिनको स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लिया गया है, जो कि है पटना सिटी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। ये 4 सिटीज़ जो है, तो जिसमें स्मार्ट सिटी के मिशन के अंतर्गत इसमें बहुत सारे इस तरह के स्कीम चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। तो अगर ये आप इस सिटी के आसपास रहते हैं या इसमें सिटी में रहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एक्टिविटी की जा रही है, वो क्या वो सही है या नहीं है, या फिर सिर्फ कागज़ पर ही है। आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, और देखना चाहिए आपको, क्योंकि आपको अगर कुछ लगता है तो आप उसमें स्टडी कर सकते हैं, और स्टडी करने के बाद उसको उन जो सिटीज़ में जो अथॉरिटी है उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि ये सब देखा भी गया है कि बहुत से लोकेशंस पे स्मार्ट सिटी करने के लिए बहुत सारी स्कीम लगाई जाती है, लेकिन वो उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होती नहीं है। तो सक्सेसफुल क्यों नहीं है, वो उसकी बारे में भी स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ भी इश्यूज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।